नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। चारधाम रूट पर चलाया जाएगा सत्यापन अभियान। मुख्यमंत्री, डीजल का रेट घटा तो उत्तराखंड में वाहनों का किराया भी घटेगा। जल निगम भर्ती में हुई गड़बड़ी, सरकार ने 18 साल पर माना कि गलत हुई थी भर्तियां। नर्सिंग अधिकारी पद पर स्थायी निवासियों को नियुक्ति। समाज कल्याण विभाग 8.25 लाख लाभार्थियों को जून से प्रतिमाह पेंशन। बिजली का कनेक्शन लेने से कटवाने तक होगा आसान। सैनी धाम का 50% काम हुआ पूरा। जोशी, गढ़वाल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का धरना। विशिष्ट बीटीसी के पदों में जल्द हो भर्ती। पहाड़ की बेटियों ने सिविल सेवा में लहराया परचम। केदारनाथ धाम में तैनात होने वाले डॉक्टरों को मिलेगा 5 लाख रुपए वेतन। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने किए बाबा केदार के दर्शन। नीति से कैलाश मानसरोवर यात्रा दूरी सबसे कम। G20 समिट को नरेंद्र नगर तैयार। देहरादून, बढ़ते अपराधों के खिलाफ सर्वदलीय धरना। यूके ट्रिपल एसएससी परीक्षा घपले में 57 गिरफ्तारी। हरिद्वार कुष्ठ आश्रम मामले में डीजी हेल्थ कोर्ट में तलब। रानीखेत में गर्जी जेसीबी, 20 अतिक्रमण हटाए गए। अल्मोड़ा मेडिकल छात्रावास में रात भर नशे में हुड़दंग का आरोप। डॉक्टरों के नशे की लत से खतियाड़ी के लोगों की नींद उड़ी। द्वाराहाट, पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं का पारा चढ़ा। नैनीताल अस्पताल में कर्मियों पर सचिव तलब। नमस्कार, न्यूज विस्तार से। देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा रूट पर बृहद सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत यात्रा मार्ग के होटल ढाबों में काम करने वालों के साथ ठेली वालों, फल सब्जी बेचने वालों समेत अन्य कारोबार से जुड़े बाहरी लोगों का सत्यापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार दोपहर सचिवालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सत्यापन के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि यात्रा मार्ग पर आपराधिक या संदिग्ध प्रवृत्ति के लोग तो काम नहीं कर रहे। आपराधिक या संदिग्ध लोग मिलने पर उनकी पहचान सार्वजनिक करने के साथ सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। सरकार की स्पष्ट सोच है कि यदि किसी व्यक्ति ने देवभूमि के शांत वातावरण को खराब करने का प्रयास किया तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। देवभूमि के सुकून से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार मुहैया कराने के साथ सरकार युवाओं की स्थानीय जरूरतों के लिहाज से भी तैयार करेगी। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के साथ उन्हें बिना ब्याज के 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव, कस्बों, शहरों से सैलून, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, 2-4 पहिया वाहन सर्विस से जुड़े कार्यों के लिए स्थानीय युवाओं को भी तैयार किया जाएगा। कम वेतन पर बाहर जाने को मजबूर युवाओं को उत्तराखंड में ही अधिक आय जुटाने के लिए मदद दी जाएगी, जिसके लिए सरकार युवाओं को 2 तरह से मदद करेगी। पहले युवाओं को इन कार्यों के लिए विधिवत प्रोफेशनल लोगों से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। जब वे अपने काम में दक्ष हो जाएंगे तब उन्हें कोऑपरेटिव समेत अन्य माध्यमों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। युवाओं के कौशल विकास की दिशा में सरकार चहुमुखी विकास काम कर रही है और नर्सिंग सेक्टर से जुड़े दक्ष युवाओं को विदेश भेजा जा रहा है। वहीं स्वरोजगार बढ़ाने को MSE की पॉलिसी का भी लाभ दिया जा रहा है। स्थानीय लोग के अनुरूप ही युवाओं को तैयार किया जाएगा, जिन्हें ट्रेनिंग के साथ ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, सीएम। देहरादून, जल निगम में 12 से अधिक इंजीनियर की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। वर्ष 2005 और के बाद वर्षों में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के आरक्षित पदों पर यूपी, बिहार, दिल्ली के युवाओं को नौकरी दे दी गई थी। 18 साल बाद अब प्रशासन ने भी इन नियुक्तियों को गलत माना है। MD जल निगम को अपने स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जल निगम ने वर्ष 2005-2007 में पंजाब विश्वविद्यालय से असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती कराई। लिखित परीक्षा के परिणाम आने के बाद जल निगम की चयनित समिति ने महिला और SC श्रेणी के आरक्षित पदों पर दिल्ली, यूपी, बिहार वालों को नियुक्ति दे दी गई थी। 2019 में हिंदुस्तान अखबार ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। अखबार की खबर का संज्ञान लेते हुए शासन ने जांच बैठाई। जांच पर जांच और कार्मिक न्याय विभाग की जांच के नाम पर करीब 3 साल निकाल दिए गए। अब जाकर सचिव पेयजल ने जांच रिपोर्ट न्यायिक कार्मिक विभाग के राय सेवा नियमावली के प्रावधानों को आधार बताते हुए जल निगम के प्रबंध निदेशक MD उदय राज को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। MD उदय राज ने इनकी पुष्टि करते हुए बताया कि कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। अब पहले इंजीनियर को नोटिस जारी किए जाएंगे। इनका जवाब आने के बाद विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। देहरादून, स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के
देहरादून स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही नियुक्ति दी जाएगी। संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए पहले से नर्सिंग अधिकारी सेवा नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था है। अभ्यर्थियों का चयन अभिलेख सत्यापन के बाद वर्षवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग नर्सिंग अधिकारी पदों को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उक्त सभी बातें तथ्यहीन है। राज्य में नर्सिंग अधिकारी भर्ती की स्पष्ट नियमावली है। इसमें उत्तराखंड के राज्य के स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को आवेदन करने की व्यवस्था है। ऐसे में नियमावली से हट कर किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जा सकता। सरकार ने नर्सिंग अधिकारी की वर्षवार करने का निर्णय लिया है। इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को दी गई है। बोर्ड ने राज्य से लागू आरक्षण रोस्टर के आधार पर पूर्व में ही ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे, जिसमें नियमावली के तय प्रावधानों को स्पष्ट रूप से विज्ञापित किया गया है। इसकी जांच का काम तेजी से चल रहा है। चयन बोर्ड के स्तर से लाभार्थियों के सत्यापन प्रक्रिया को 31 मई 2023 से शुरू किया जा रहा है। लाभार्थियों के जमा प्रमाण पत्रों की बारीक से जांच होगी, जिसके बाद ही वर्षवार मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को जिलों में तैनाती मिलेगी। सरकारी जिला और उपजिला अस्पतालों में 1564 पदों में नर्सिंग अधिकारी को तैनाती होने से मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को अपने राजस्व के लक्ष्य को मासिक रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जड़ी बूटी की खेती व जीएसटी में और बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया। सीएम ने पावर कॉर्पोरेशन को बिजली चोरी पर सख्ती से रोक लगाने की भी कहा है। मुख्यमंत्री हर महीने राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा करेंगे। सीएम ने मंगलवार को सचिवालय में राजस्व की स्थिति की समीक्षा करते हुए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सालाना लक्ष्य हासिल करने को जरूरी है कि मासिक आधार पर लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाए। सीएम ने जीएसटी से राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा है। सीएम ने कहा कि इसके लिए लोगों को बिल देने के लिए प्रोत्साहित करे। विभाग एआई तकनीक का उपयोग करे। सीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में उपेक्षा के अनुरूप राजस्व नहीं मिल पा रहा, वहां कारणों का अध्ययन कर व्यवस्था सुधारें। वन क्षेत्र अंतर्गत बरसाती नाले चिन्हित कर उन्हें नियोजित किया जाए। वन संपदा के बेहतर उपयोग की दशा में वन विभाग को और सुनिश्चित तरीके से काम करने की जरूरत है। सीएम बोले, ऊर्जा के क्षेत्र में यूपीसीएल और यूजेबीएनएल को राजस्व बढ़ाने की जरूरत है। बिजली चोरी रोकने के लिए कारगर प्रयास करें। इसके लिए सूचना आधारित प्रणाली विकसित करने पर ध्यान दिया जाए। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, एसीएस आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, ए.एस. हयांकी, डॉक्टर पंकज पांडे, एस.सी. सेमवाल, विनोद रतूड़ी आदि मौजूद रहे। देहरादून ऊर्जा निगम में बिजली का कनेक्शन लेने से लेकर कटवाने समेत उपभोक्ताओं से जुड़े हर छोटे बड़े काम आसान होंगे। इसके लिए बीपीसीएल ने अपने विभागीय इंजीनियर के कामकाज को आसान करने को मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ऐप के जरिए जेई से लेकर एक्सईएन तक कहीं भी उपभोक्ताओं के आवेदनों पर रिपोर्ट लगाकर मंजूर कर सकेंगे। अभी ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन लेने से लेकर कटवाने, बिजली का लोड बढ़ाने घटाने, सिक्योरिटी जारी करवाने समेत तमाम कार्यों के नाम पर घुमाया जाता है। इंजीनियर पहले तो समय पर फील्ड में पहुंचते ही नहीं है और जब कभी आते भी हैं तो रिपोर्ट लगाने के नाम पर हफ्तों शिकायत निकाल देते हैं, जिस कारण उपभोक्ताओं को हर काम के लिए यूपीसीएल के ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस पर विद्युत नियामक आयोग भी कई बार नाराजगी जता चुका है। रिपोर्ट लगाने के नाम पर समय खराब ना हो, इसके लिए ये ऐप तैयार किया है। इस ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को आने वाले आवेदनों पर जेई कहीं से भी रिपोर्ट लगा सकते हैं। जूनियर इंजीनियर यह नहीं कह सकेंगे साइट पर नहीं जा पाए, साइट पर गए तो ऑफिस जाकर रिपोर्ट लगाने के नाम पर समय निकाल लेते हैं। अब फील्ड और ऑफिस के नाम पर इंजीनियर उपभोक्ताओं को नहीं घुमा सकेंगे। कौन सा आवेदन किस इंजीनियर के लॉगिन में पहुंचा, कब निस्तारित होकर आगे बढ़ाया गया, इसका पूरा ब्यौरा रहेगा। इस तरह काम को लेकर इंजीनियरों की जवाबदेही तय की जाएगी। देहरादून सरकार ने समाज कल्याण के 8.33 लाख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, जब उन्हें प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जाएगा। मंगलवार को प्रमुख सचिव एल फैनी ने इसके आदेश जारी कर दिए। उत्तराखंड में अभी तक लाभार्थियों को 3 माह के भीतर पेंशन का भुगतान किया जाता है, जिससे कई दफा लाभार्थियों को आर्थिक मुश्किल का सामना करना पड़ता था। कई लाभार्थियों से पिछले दिनों मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा को रखा, जिसके बाद राज्य सरकार ने प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव फैनी ने कहा कि लाभार्थियों को जून से प्रतिमाह पेंशन का भुगतान होगा। उन्होंने समाज कल्याण को उसके निर्देश दिए जो योजनाएं पीएफएमएस के अंतर्गत संचालित हो रही। इन योजनाओं पर विभाग के द्वारा सिस्टम में आवश्यक संशोधन कर लिया जाए। पेंशन राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, तिलु रौतेली, बोना, जन्म से दिव्यांग, परित्यक्ता, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को पेंशन देती है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन वो दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 1500 रुपये का भुगतान किया जाए, जबकि अन्य श्रेणियों में 700 से लेकर 1400 रुपये तक पेंशन मिलती है। देहरादून सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को सैनी धाम के निर्माण का कार्य का मुआवजा लिया। जोशी ने अधिकारी को नवंबर 2023 तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गुनियाल गांव में बनाए जा रहे सैनी धाम को राज्य के 5वें धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब तक 50% काम पूरा हो चुका है। जोशी ने निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी। कहा कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ ही निर्माण कार्य को तेजी से किया जाए, भले ही रात दिन काम
करना पड़े, लेकिन नवंबर तक सैन्य धाम तैयार हो जाना चाहिए। मीडिया कर्मियों से बातचीत में जोशी ने कहा कि भारतीय सेना में 2 वीर सैनिक बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह की पूजा की जाती है, उसके अन्य सैन्य धाम में बनाए जा रहे हैं। इसी सैन्य धाम का मुख्य गेट देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से बनाया जा रहा है। अगले माह से अमर ज्योति जवान का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी, निर्देशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त अमृतलाल उपनल के MD ब्रिगेडियर JNS बिष्ट के साथ ही दीपक पुंडी, लक्ष्मण रावत, संध्या थापा आदि मौजूद रही। उत्तरकाशी उत्तराखंड डिप्लोमा महासंघ से जुड़े इंजीनियर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तरकाशी में एक दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मंगलवार को डिप्लोमा महासंघ के बैनर तले लोक निर्माण कार्यालय उत्तरकाशी धरने पर बैठे कर्मचारियों मांगों को लेकर खूब नारेबाजी की। महासंघ के अध्यक्ष दीपक भोगोड़े ने बताया कि महासंघ कर्मचारी लंबे समय से सहायक अभियंता को ग्रेड पे 10 वर्षों के बाद 5400 देने, 20 टन विसंगति दूर करने, ऊर्जा निगम में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं को ग्रेड पे 4600 देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि महासंघ कर्मचारी आगामी 29 मई को देहरादून में धरना देंगे, जिसके बाद 2 जून को महारैली निकाली जाएगी। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए आर पार की लड़ाई के तैयार रहने की बात कही है। धरना स्थल पर संजीव भट्ट, सुचिता, ओम प्रकाश सेमल, नवनीत आदि मौजूद रहे। बड़कोट बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने BTC विशिष्ट की भर्ती प्रक्रिया में शेष 30% पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई है। सोमवार को बीएड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष सतपाल रावत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। मौके पर सभी प्रशिक्षकों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द BTC की रुकी हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को पूरा कराया जाए, जो कि 2648 पदों में निकाली गई थी। इसमें 70% पदों में भर्ती हो चुकी है, लेकिन शेष 30% पदों में प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। बेरोजगारों ने कहा है कि विगत लंबे समय से बेरोजगार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द रुकी हुई विशिष्ट BTC की 30% भर्ती को पूर्ण किया जाए, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकार निर्णय नहीं ले पाई है। कहा कि यदि प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लेकर उचित निर्णय नहीं लिया जाए तो बेरोजगार मजदूर होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बैठक में संगठन के अध्यक्ष सतपाल रावत, महिला अध्यक्ष वंदना तोमर, महेंद्र चौहान, किशोर कुमार, दीपेंद्र शर्मा, रिंकी ऋचा, अंशिका संतोष आदि शामिल रहे। पहाड़ की बेटियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए सिविल सेवा में बाजी मारी है। बांगड़ी गांव की मुद्रा गैरोला ने दूसरी बार 53वीं रैंक हासिल की, जबकि देहरादून के मुकुल ने चौथी बार UPSC की परीक्षा पास की है। बागेश्वर में खड़ेरिया गांव की कल्पना ने दूसरे प्रयास में 102 रैंक और रुद्रप्रयाग के स्वीली गांव की कंचन, रुद्रप्रयाग की गरिमा, काशीपुर की कीर्ति ने भी UPSC परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। कर्णप्रयाग विकासखंड के बाड़ी गांव में मुद्रा गैरोला का चयन IAS में चयन होते हुए खुशी की लहर है। इस दिनों मुद्रा हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग ले रही थी। मुद्रा के चचेरे भाई और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गैरोला ने बताया कि बांगड़ी की मूल निवासी अरुण गैरोला कुसुम गैरोला की बेटी मुद्रा गैरोला इस बार भी UPSC की 53वीं रैंक प्राप्त की है। IAS के लिए चयनित हुई मुद्रा। सुभाष गैरोला ने बताया कि मुद्रा बीते साल UPSC परीक्षा में 165वीं अंक रैंक के साथ IPS हेतु चयनित हुई थी। वर्तमान हैदराबाद में IPS में ट्रेनिंग ले रही है। मुद्रा के IAS में चयन पर यहाँ जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए इस क्षेत्र के लिए गौरव बताया है। रुद्रप्रयाग प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मंगलवार को बाबा केदार के दर्शन के दौरान उन्होंने गर्भगृह में अभिषेक पूजा की, साथ ही बाबा केदार से सुख शांति की कामनाएं भी की। इस दौरान मंदिर परिसर में उन्होंने प्रशंसकों को हाथ मिलाकर अभिवादन किया, जिसके बाद सेल्फी और फोटो खिंचवाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंगलवार सुबह 11 बजे 15 मिनट में अक्षय कुमार केदारनाथ धाम पहुंचे, जिसके साथ पारिवारिक मित्र सुमित अदलका भी मौजूद थे। VIP हेलीपैड से धाम तक वो पैदल नंगे पांव गए। BKTSC द्वारा उन्हें अतिथि संस्कार के साथ मंदिर परिसर तक लाया गया। बद्री केदार मंदिर समिति के CEO योगेंद्र सिंह, कार्याधिकारी RC तिवारी, मंदिर सुपरवाइजर प्रकाश पुरोहित, केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, पूर्व अध्यक्ष विनोद शुक्ला, उमेश पोस्ती आदि ने अक्षय कुमार का स्वागत किया, जिसके बाद वो मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ बाबा केदार की अभिषेक पूजा की। दर्शनों के बाद अक्षय ने मंदिर परिसर में अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया, जिनके प्रशंसकों की मंदिर परिसर में सेल्फी और फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लग गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के चलते वो ज़्यादा पास नहीं जा पाए। कुछ देर के बाद अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से वापस रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी करेंगे। रुद्रप्रयाग प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद के 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान केदारनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं को भी लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बेहतर यात्रा व्यवस्था पर अफसरों की हौसला अफजाई की। स्वास्थ्य मंत्री ने केदारनाथ में तैनात होने वाले डॉक्टर को 5 लाख, बड़ी लिचौली में 4.5 लाख तथा सोनप्रयाग में 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन के आधार पर रखने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम में एक
अतिरिक्त स्टाफ नर्स की तैनाती करने के भी निर्देश दिए गए। विकास भवन बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खराब मौसम के बाद भी केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थ यात्रियों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सुगम और सुव्यवस्थित व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि यात्रा से जुड़े विभाग अच्छी व्यवस्था कर उन्हें इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि आगे सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन इसी कुशलता के साथ करें ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी लेते हुए कहा कि केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में संचालित हो रही MRP में उनके द्वारा जो डॉक्टर स्टाफ और उपकरणों की कमी बताई गई है, उनके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम में बड़ी लिंचौली व सोनप्रयाग में फिजिशियन डॉक्टर की तैनाती के लिए अन्य जनपदों से रोस्टर के आधार पर ड्यूटी लगाई जाएगी। इस मौके पर केदारनाथ के विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनकी टीम द्वारा केदारनाथ मार्ग में दर्शन करने आ रहे तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदई शाह, 5वां जिलाध्यक्ष महावीर पवार, अशोक भदाणी, स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, जिला विकास अधिकारी मनिंदर कौर आदि मौजूद रहे। ऋषिकेश उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में 25 से 27 मई तक चलने वाली G20 समिट गुरुवार 25 मई से शुरू की जाएगी। समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए नरेंद्रनगर तैयार है। प्रशासन ने उनकी सुरक्षा समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मेहमान कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार 50 विदेशी और 20 भारतीय सहित कुल 70 मेहमान G20 समिट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। यह बैठक भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की होगी। G20 के लिए टिहरी जनपद का नरेंद्रनगर, मुनिकीरेती और पौड़ी जनपद के स्वर्गाश्रम क्षेत्र को सजाया गया है। सड़क, बिजली पोल समेत राम झूला व जानकी झूला पुल पर प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गई है। राम झूला स्वर्गाश्रम की गंगा स्नान घाटों को भी खूब सजाया गया है। दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई है। पहले दिन 24 मई को शाम 6:30 पर परमार्थ निकेतन राम गंगा घाट पर आरती होगी। परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि G20 डेलीगेट उत्तराखंड का सौंदर्य, सुरम्यता, संस्कृति, विरासत को देखकर निश्चित रूप से अभिभूत होंगे। शासन प्रशासन ने दिन रात एक कर क्षेत्र को दिव्य और भव्य रूप प्रदान किया है। सुबह 10:45 पर एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए मेहमान विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 5 बजे से 9 बजे तक वह स्वर्गाश्रम स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में रहेंगे। इस बीच गंगा आरती, भ्रमण और रात्रि भोज होगा। अगले दिन नरेंद्रनगर स्थित होटल वेस्टर्न में गाला डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल, लेफ्टिनेंट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 20 सेलेक्ट करेंगे। 28 मई को मेहमान औनी गांव का भ्रमण करेंगे। यहाँ पूरा आयोजक विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार ने किया है। कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय विभाग की ओर से है। मेहमानों के आगमन में तमाम योजनाओं को लेकर शासन और प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। देहरादून पिछले साल जुलाई में हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। STF ने जांच के दौरान परीक्षा घपले में अपराधी एक के आरोपी को पहचान किया, जिसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी यूपी के कानपुर जिले का निवासी है। SSP STF आयुष अग्रवाल ने बताया कि यूके SSS परीक्षा के 4 घपलों की जांच STF कर रही है, जिसमें स्नातक स्तरीय परीक्षा में 2021 सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, वन दरोगा परीक्षा, ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा 2016 शामिल है, जिसमें स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में अब तक 44 और चारों घोटालों में कुल 56 आरोपी गिरफ्तार हुए। घपले में शामिल हुए कृष्णा सिंह व पुत्र राममोली से निवासी आवास विकास कॉलोनी, थानापुर, रावतपुर, जिला कानपुर शहर फरार चल रहा था। उस पर पिछले महीने 25,000 रुपये के नाम घोषित किए थे। हाल में आरोपी के कानपुर जिले में मौजूद होने की भनक लगी, वहीं टीम पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि लखनऊ में स्नातक भर्ती परीक्षा के पेपर बनने के दौरान राहुल परवेज नाम के व्यक्ति से मिला। परवेज से पेपर लेकर अपने परिचित 4 लड़कों को 10-10 लाख रुपये में बेच दिया। राहुल के साथ शामिल अन्य आरोपियों की भी STF पहचान की कोशिश कर रही है। रानीगंज जनपद में वन भूमि और सरकारी जमीन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो गया। प्रशासन, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम ने गनियाघोली बाजार में 20 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए JCB से अतिक्रमण हटा दिए। अन्य अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए, जबकि पिलखोली बाजार में अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस तामील कराए गए हैं। तहसीलदार मनीषा मरकाना कोतवाल, रानीखेत अरुण कुमार के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और लोक निर्माण की टीम ने गनियाधौली में अभियान चलाया। गनियाधौली में वन रेंज कार्यालय के पास धार्मिक ढांचा ध्वस्त करने की कार्रवाई के बाद अतिक्रमण के खिलाफ फिर JCB गरजी। अभियान के दौरान गनियाधौली बाजार में लोक निर्माण विभाग के सरकारी भूमि अतिक्रमण करने वाले 20 लोगों के बावजूद विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पक्के और कच्चे अतिक्रमण को JCB के माध्यम से हटा दिया गया और सरकारी भूमि का अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही अन्य अतिक्रमणकारियों को नोटिस तामील कराने की भी कार्रवाई की गई। इसके बाद संयुक्त टीम ने पिलखोली बाजार क्षेत्र में सरकारी जमीन और अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई करते हुए पैमाइश की गई है। अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लोक निर्माण द्वारा नोटिस तामील कराए गए। टीम में कानूनगो, राजस्व उप निरीक्षक, लोक निर्माण के सहायक अभियंता, केस विष्ट सहित विभाग के कर्मचारी शामिल है। प्रशासन और संबंधित विभागों अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।